हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 में जीवाणु में जनन सीरियल बाय सीरियल करते हैं, जिसमें से कल आपको यानी पिछले वीडियो में जीवाणु में जनन कैसे होता है या कितने प्रकार से होता है उसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में समझाया था, और उसी में से आज एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, जिसमें से जीवाणु में अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया में आज पहला पॉइंट लिया है मुकुलन द्वारा जनन, यानी बाय बडिंग के द्वारा जनन। ये टॉपिक आपका बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है और बहुत छोटा टॉपिक है और आसानी से समझ में भी आता है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो मुकुलन द्वारा जनन देखिए क्या होता है, यानी बाय बडिंग विधि क्या है। इस विधि में जीवाणु के किसी सिरे पर एक उभार विकसित होता है, यानी जो जीवाणु या संरचना है या स्ट्रक्चर है, उस जीवाणु के कोई सिरे पर या किसी भी जगह से एक छोटा सा उभार विकसित होता है, जिसे मुकुल या बड कहा जाता है। यानी जो उभार निकलता है उसे मुकुल या बड कहा जाता है। यही मुकुल जो है धीरे धीरे यानी आकार में बढ़ता है, यही मुकुल धीरे धीरे आकार में बढ़ता है। फिर मात्र कोशा का डीएनए द्विगुणन द्वारा दो भागों में बढ़ जाता है, जिनमें से एक डीएनए कोशा द्रव्य सहित मुकुल में चला जाता है। फिर मात्र कोशिका एवं मुकुल के बीच की कोशाभित्ति में संकीर्णन उत्पन्न हो जाने से मुकुल नई कोशिका के रूप में पृथक हो जाता है। यह आपका था मुकुलन। अब इस मुकुलन को इस स्ट्रक्चर्स के माध्यम से समझते हैं, जिससे आसानी से आपको समझ में आएगा और आप ये मुकुलन की जो थ्योरी है, इस थ्योरी को हम इस चित्र के माध्यम से आसानी से लिख पाएंगे। देखिए क्या है, सबसे पहला जीवाणु है, और ये जीवाणु जो है बैक्टीरियल मदर सेल यानी जीवाणु मात्र कोशिका है। अब क्या है कि जैसा कि हमने पढ़ा है मुकुलन द्वारा जनन में क्या है कि इस विधि में जीवाणु के किसी एक सिरे पर उभार विकसित होता है। तो ये थी मदर सेल, और इस मदर सेल के द्वारा अगले स्टेप में क्या होता है कि ये जीवाणु की मदर सेल थी, इस मदर सेल में एक उभार सा विकसित हुआ, यानी एक उभार विकसित हुआ, जिस उभार को या जिसे मुकुल यानी बड कहते हैं। ये आपका उभार विकसित हुआ जिसे मुकुल या बड कहते हैं। धीरे धीरे ये जो मुकुल है आकार में बढ़ता है, यानी ये अगले स्टेप में हमें समझ में आएगा कि यही मुकुल धीरे धीरे आकार में बढ़ता है। फिर क्या होता है कि मात्र कोशा का डीएनए द्विगुणन द्वारा दो भागों में बट जाता है। तो अब देखिए क्या है कि डीएनए रेप्लिकेशन यानी डीएनए का द्विगुणन हो रहा है यहाँ पर, और ये जो बड निकला था ये बड आकार में बढ़ता है धीरे धीरे। आकार में बढ़कर के क्या होता है, डीएनए का द्विगुणन, यहाँ पर जो ये डीएनए था अनियमित आकार में कुंडलित संरचना जो डीएनए है, और ये डीएनए आनुवंशिक पदार्थों का वाहक है, अर्थात आनुवंशिक लक्षणों को या आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। तो ये जो डीएनए था, तो यही डीएनए फिर मात्र कोशा का डीएनए क्या होता है, द्विगुणन द्वारा दो भागों में बट गया अगले स्टेप में, और ये बट जो था आकार में बढ़ता है धीरे धीरे करके। तो आकार में बढ़ने के कारण ये इतना बड़ा हो गया, और बड़ा होकर के उसी के साथ
डीएनए का जो मातृ कोशा था यानी मातृ कोशा का डीएनए ये मातृ कोशिका है यानी मदर सेल है। मातृ कोशिका का जो डीएनए था द्विगुणन द्वारा 2 भागों में बट गया, जिनमें से क्या होता है 2 भागों में बटने के बाद जिनमें से एक डीएनए कोशा द्रव्य सहित मुकुल में चला जाता है। अब वही यहीं पर यही स्टेप हुआ कि जिनमें से एक डीएनए, जब ये डीएनए का द्विगुणन हुआ, डीएनए 2 भागों में बटा, तो 2 भागों में बटने के बाद एक डीएनए जो था वो मातृ कोशिका में तो पहले से उपस्थित था, और जो डीएनए का 2 भागों में बटा उसमें से एक डीएनए किसमें मुकुल में चला गया। ये बड ही था और ये बड बड़ा होकर गया, धीरे धीरे आकार में मुकुल बढ़ा तो उस ऐसा दिखाई देने लगा। इसी मुकुल में क्या हुआ, जो डीएनए का द्विगुणन हुआ था उनमें से एक डीएनए कोशा द्रव्य सहित, यानी जो कोशा द्रव्य है अर्थात जो सेल लिक्विड है वो लिक्विड के सहित जो डीएनए है मुकुल में चला गया। और फिर क्या होता है, मातृ कोशिका एवं मुकुल के बीच की कोशा भित्ति में मातृ कोशिका, ये मातृ कोशिका है और ये मुकुल है, इन दोनों की जो बीच की कोशा भित्ति है, ये वाली जो कोशा भित्ति है यानी कोशिका भित्ति है, उसमें क्या होता है संकीर्णन होता है, और कोशिका भित्ति में संकीर्णन हो जाने से मुकुल नई कोशिका के रूप में पृथक हो, ये संकीर्णन होता है। संकीर्णन होने के बाद यही जो मुकुल था एक नई कोशिका के रूप में अलग हो जाता है या पृथक हो जाता है, जिससे समझ में आया कि मातृ कोशिका का संकीर्णन, मातृ कोशा या मातृ कोशिका भित्ति में संकीर्णन होने से 2, ये देखिए 2 न्यू बैक्टीरिया यानी 2 नए जीवाणु उत्पन्न हो गए। तो फिर से देखिए बडिंग इन बैक्टीरिया यानी जीवाणु में मुकुलन, तो जीवाणु में मुकुलन आसानी से समझ में आया। फिर से एक बार देख लेते हैं कि जीवाणु यानी किसी जीवाणु मातृ कोशिका पर, जीवाणु मातृ कोशिका के किसी एक सिरे पर एक उभार सा विकसित होता है, इस उभार को बड कहते हैं या मुकुल कहते हैं। धीरे धीरे मुकुल आकार में बढ़ता है, यह आकार में बढ़ गया या यही आकार में और बढ़ जाता है, धीरे धीरे मुकुल आकार में बढ़ता है और फिर मातृ कोशा का डीएनए या मातृ कोशिका का डीएनए द्विगुणन द्वारा 2 भागों में बट जाता है। यही डीएनए द्विगुणन द्वारा 2 भागों में बट गया और बटने के बाद जिनमें से एक डीएनए कोशा द्रव्य सहित, जिनमें से एक डीएनए कोशा द्रव्य सहित मुकुल में चला जाता है और फिर क्या होता है मातृ कोशिका और मुकुल यानी मातृ कोशिका एवं मुकुल की कोशा भित्ति में संकीर्णन उत्पन्न हो जाता है। संकीर्णन उत्पन्न हो जाने से मुकुल की जो है नई कोशिका के रूप में पृथक हो जाता है। इस प्रकार जीवाणु में अलैंगिक जनन यानी मुकुलन द्वारा आज हम लोगों ने पढ़ा, बाई बडिंग द्वारा जीवाणु में जनन आसानी से समझ में आया। बस आज जो है इसमें इतना ही लिखना है, इतना ही पढ़ना है और ये बहुत इम्पोर्टेंट टिप्पणी भी पूछी जाती है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन बताइए या जीवाणु में मुकुलन जनन बताइए। और मुकुलन द्वारा जो जनन है ये मुख्यतः जो इसका एग्जाम्पल्स है यानी जो उदाहरण आप कह सकते हो, इसका उदाहरण इम्पोर्टेंट है ईस्ट में। आपसे पूछा जाता है कि मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है, तो आप इसका जवाब दोगे ईस्ट में, यानी ये आप ईस्ट में आसानी से समझ सकते हो मुकुलन द्वारा जनन। या बाई बडिंग विधि किस में मुख्यतः प्रयोग होती है जनन के लिए, तो आप उत्तर दोगे ईस्ट। आज के लिए इतना ही और इसको अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे।